रहबरे खेल के तहत जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं जब उन्हें कोई लीव लेनी हो, परेशान हो जाते हैं कि वो सभी कानून जो बाकी सरकारी मुलाजिमों के ऊपर लागू होते हैं वो उनके ऊपर लागू होते भी हैं या नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहाँ पर एक स्टडी लीव के लिए कोर्ट में केस दायर करना पड़ा मोहम्मद खालिक को। मोहम्मद खालिक इस समय मेरे साथ है, इन्हीं से जानेंगे कि कितनी परेशानी आई इन्हें और कितनी कन्फ्यूजन के शिकार ये भी अब हो गए हैं कि ये सरकारी मुलाजिम है भी या नहीं। तो खालिक, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि रहबरे खेल के तहत जो है आपको लगाया तो गया है, लेकिन बाकी सारी प्रोविजंस जो आम सरकारी मुलाजिमों के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो लीव्स का हो, तो वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है? जब मालूम करने आप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? मैम, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट को ये चीज़ लिख चुका हूँ, जिसके लिए मैंने खुद स्टडी किया है। स्टडी ये किया है कि जो जेके सिविल सर्विस एक्ट है उसके तहत हर किसी मुलाजिम को स्टडी लीव मिलती है। जो प्रोविज़न है आर्टिकल इसमें चैप्टर 32 है, उसमें प्रोविज़न दिया गया है कि आपको किस किस बेसिस पे, जैसे मैटरनिटी या फैटर्निटी, कोई भी लीव है वो लीव कैसे ग्रांट होगी। अब बात ये है कि अब जिस डिपार्टमेंट में हम हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो सीएसआर है ये मतलब ये वाला लॉ जो है आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो रहबरे खेल है, जो पॉलिसी रहबरे खेल बनाई गई है, इसके लिए वो ये चीज़ कहते हैं कि आपके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है और आपके लिए कोई लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा जवाब मुझे गवर्नमेंट से मिलता है, क्योंकि मैंने रेफरेंस दिया था पहले आर्टिकल जेके सिविल सर्विस एक्ट 1879 का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जेके सिविल सर्विस एक्ट है, वही इम्प्लीमेंट यहाँ हुआ है। तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीएसआर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है। तो अब मैं जानना तो गवर्नमेंट से चाहता था, लेकिन उनसे कोई जवाब मिला नहीं। तो फिर आपको कोर्ट के पास जाना पड़ा। एक स्टडी लीव के लिए कोर्ट के पास आप गए, तो मुझे बताएं कि कितना समय हो गया है अब उस कोर्ट में पिटीशन दायर किए हुए भी, और रिसेंटली जो ऑर्डर आया उसमें क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए मैम, ये जो पिटीशन मैंने फ़ाइल की थी ये 2020 में की थी, क्योंकि जो सेशन स्टार्ट हुआ था हमारा 2021 का, इसमें मेरी मास्टर्स हुई है। तो मेरी जैसे सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन होने के बाद मैंने गवर्नमेंट को स्टडी लीव के लिए अप्रोच किया था। अप्रोच करने के बाद नियर अबाउट 1 सेमेस्टर हो चुका था, तो उन्होंने कोई आर्डर पास किया था, लेकिन मेरे को उसकी कॉपी या मेरे को इंटीमेट नहीं किया गया कि ये आर्डर पास हुआ है। मेरे 2 सेमेस्टर होने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये आर्डर पास हुआ क्या है। ऑर्डर था? और आर्डर में ये चीज़ लिखी थी कि मैंने अप्रोच किया था कि मैंने एक बराबर रेफरेंस दिया था कि जेके सिविल सर्विस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे लिए एप्लीकेबल है तो आप हमें स्टडी लीव ग्रांट कीजिए, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी लीव। जबकि गवर्नमेंट का जवाब उसमें यह था कि हमारे पास स्टडी लीव का प्रोविज़न नहीं है, मतलब स्टडी लीव का प्रोविज़न नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी लीव मांग रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी लीव और स्टडी लीव में डिफरेंस है। अब डिफरेंस ये है कि अगर आप परमानेंट हो, पहली बात तो ये है कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 और 14 है। जो पॉलिसी क्रिएट की गई है इसमें वायलेशन है आर्टिकल 16 की और 14 की। वो कैसे है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो शब्द है इसको कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट वेदर वो परमानेंट है, टेम्परेरी बेस है, काशी परमानेंट है, कोई भी है, तो वो इसमें आते हैं, एम्प्लॉयमेंट शब्द आ गया। अब हम भी एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए तो कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर एप्लीकेबल है तो फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लैरिफाई क्यों नहीं करती है? क्यों हर एक बंदे को अगर मैंने सफ़र किया, ये 3000 लोगों के लिए पॉलिसी क्रिएट की गई है, जिसमें से कुछ एंगेज किए हैं, कुछ करने हैं। नहीं, आपने स्टडी लीव के लिए जब अप्लाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टडी लीव के लिए जब अप्लाई किया, तो उनका क्या जवाब ऑर्डर है? उनका ये ऑर्डर था कि हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रोविजन। मैंने वही ऑर्डर उठा के रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में कि अगर आपके पास प्रोविज़न नहीं है तो प्रोविज़न बनाना चाहिए। मैं तो रिलीफ कोर्ट से मांगूंगा, भाई मेरे को ये रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैंने कोर्ट में 2 साल तक सुनवाई होती रही, अभी रिसेंटली क्या ऑर्डर 2 साल से कोर्ट में सुनवाई हियरिंग फिक्स होते रही कि फर्स्ट ऑर्डर में नोटिस गया। उसके बाद अब सिविल केस में ये होता है कि सिविल केस में कोर्ट अपॉर्चुनिटी देते रहता है कि भाई आप अपना पक्ष रखें। लेकिन गवर्नमेंट 2 साल से मेरी मास्टर्स हो
और अभी तक यूनिवर्सिटी मेरे को रिलीव करती है, 6 से 7 माह हो गए, 6 से 7 महीने हो गए मेरे को रिलीव कर दी। मैं रीजॉइनिंग के लिए जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैटर सब जुडिश है, मैटर सब जुडिश है, आप या तो इसका आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट फाइल करिए, आप रिस्पांस दे दीजिए, तो जो फाइनल जजमेंट होगी वो एक्सेप्टेबल होगी तो मेरे को ज्वाइन कीजिए। मैं रीजॉइन, ना आपको रिजॉइन ना कर मेरे को किया जा रहा rejoin है, कर ना रहा ही है, कोर्ट ना में ही मैं जवाब दिया टर्मिनेट जा रहा हूँ, है। ना ही मैं टर्मिनेट हूँ, ना मेरे को रिजॉइन किया, और ना ही कोर्ट में जवाब दिया जा रहा था। 2 साल से कोर्ट में कोई जवाब दिया ही नहीं है। कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट टाइम जब इसमें उनके वकील आए तो उनके वकीलों से जब तब जस्टिस सिंधु मैम हैं, उनके पास जब केस लगा था तो उनसे उन्होंने टाइम लिया, 4 वीक का लिया। फिर से 2 आर्डर हुए तो एक में वो पेश नहीं हुए। फिर लास्ट टाइम पे आ गया उनका वकील, उन्होंने कहा कि उनके वकील ने ये कहा कि हमें जी और टाइम चाहिए, दे दिया टाइम। और लास्ट अपॉर्चुनिटी उसके बाद 28 को, लास्ट महीने 28 को केस लगा, उस दिन लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई कि आपको आर्गूमेंट फाइल करना। और जो आज का आर्डर हुआ है कोर्ट का वो ये हुआ है जिसमें जिसमें उन्होंने आर्गूमेंट वहाँ से किए कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो सो दैट्स वाई हम आर्गूमेंट फाइल नहीं कर पा रहे। तो उसमें क्लियर कोर्ट ने लिखा हुआ है, आर्डर आप भी देख सकते हैं, आपको तो आर्डर में ये लिखा हुआ है, और कास्ट लगाई गई है 5000 की कास्ट, जिसमें 2500 पटिशनर को यानी पटिशनर मैं हूँ, मेरे को देनी है, और 2500 रजिस्ट्री को पे करनी है। कॉस्ट और लगा दी कि भाई आप जवाब नहीं दे रहे। हाँ, कास्ट लगा दी कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या फर्दर प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की वो तो अब उनके आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करता है, वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं या वो लेकिन क्या इस अप्रोच को कैसे देखते हैं कि एक तरफ जहां एक पॉलिसी के तहत आपको लगाया गया तो आपके लिए कोई कानून, कोई प्रोविजंस रेडी नहीं है, आपके लिए कोई तरीका स्टडी लीव का या एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव्स का वो रेडी नहीं है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट में जवाब देना है तो जवाब भी रेडी नहीं है। मैम इसमें मेरा क्या कहना है, आप कोर्ट का आर्डर पढ़िए, कोर्ट उसमें लिख रहा है कि ये जो रिट पिटिशन है ये पेंडिंग है 2020 से टू टिल डेट, अभी तक इसमें रिस्पांस नहीं हुआ। तो रिस्पांस जो नहीं हुआ डेलिबरेटली ये डिले किया जा रहा है, डेलिबरेटली डिले किया जा रहा है रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की तरफ से। रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो मतलब उसमें पार्टी फर्स्ट और पार्टी सेकंड नंबर पे जो है वो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने लिखा है और उसी पे कास्ट लगाई गई है। तो पर्सनल लेवल पर भी कोर्ट में जाने से पहले क्या आपने कोशिश की थी कि आप पर्सनल लेवल पर इन सभी से मिले और जानने की कोशिश करें कि क्या कोई प्रोविज़न है, क्या कोई तरीका है जिससे आप स्टडी लीव ले सकते हैं? क्योंकि कुछ कोशिशें तो की होंगी, जानने की कोशिश तो की होगी कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल की हैं, मैंने हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से देखा है कि क्या प्रोविज़न है इसमें, क्या नहीं है। जब प्रोविज़न, इसके लिए कोई प्रोविज़न बना ही नहीं है, जो पॉलिसी है इंटायर पॉलिसी जो है वो चैलेंजेबल है, उसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आप देखते होंगे, आप इतने सारे इतने सारे लोगों से बात करते हैं, जब जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर प्रोटेस्ट में आपने कवरेज दी है, कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग रोडों पे हैं, सड़कों पे है। 3000 सैलरी में इस ज़माने में कौन सर्वाइव कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है इसमें। अच्छा, स्टडी लीव का मेंशन ही नहीं है कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। 7 साल का टाइम पीरियड है, आपने टेम्परेरी बेस पे रहना। 3 से 4000 सैलरी लोगे, 2 साल आप 3000 लोगे, उसके बाद 4000 सैलरी लोगे। क्या कोई बंदा इसमें सर्वाइव कर सकता है इस समय? और साथ में पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप 7 साल तक जो बैचलर करके गया है, 7 साल तक वो स्टडी नहीं कर सकता, स्टडी नहीं कर सकता। आफ्टर दैट जो अकॉर्डिंग टू जेके सिविल सर्विस एक्ट प्रोबेशनरी पीरियड 2 ईयर है, तो 7 + 2 कीजिए, 9 हो गया। तो 9 साल आज जो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट किस एज में होगा? मेरी 27 है, तो 9 साल के बाद मैं किस एज में जाऊंगा? उस समय क्या ये एक ऐसा टेक्निकल है, मतलब फिज़िकल एजुकेशन जो है, फिज़िकल एजुकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैनेडियन, किसी भी जगह जाओगे फिज़िकल टेस्ट होता है। आप बीपीएड करोगे, एमपीएड करोगे, फिज़िकल टेस्ट होता है। क्या वो फिज़िकल टेस्ट पास कर पाएगा उस समय? या वो जो उसको स्किल परफॉर्म करना है वो उसके लिए उसके पास उतनी स्ट्रेंथ होगी उस समय? ये फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन नहीं, ये 3000 फैमिलियों को बर्बाद करने की स्कीम है। तो जब आपको मालूम था ये रेबरेकियल स्कीम जब आई थी, उस टाइम पर भी तो आपने पूरी स्कीम पढ़ी होगी, तो उस टाइम पे आप अप्लाई क्यों करते हैं ऐसी स्कीम्स के लिए जिनको लेकर आपको मालूम होता है ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है और
इस स्कीम के तहत अगर हम लगते भी हैं तो ना जॉब सिक्योरिटी है, ना प्रॉपर सैलरी है, ना हम काम कर पाएंगे। मैम आप जम्मू कश्मीर का पूरा डेटा उठा के देखिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने उसको पब्लिश नहीं किया क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। मैंने पैन इंडिया में, मैंने द हिंदू में डेमोक्रेसी पे एक आर्टिकल लिखा था मैंने, और उस आर्टिकल के बीच में मैंने ये चीज़ें सारी मेंशन की थी कि कितनी पॉलिसीज़ आज तक गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं और उन पे जजमेंट है कोर्ट की। रहबर ज़रात में जो केस अभी मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, और जो रहबर ज़रात की एक जजमेंट आई है, उससे पहले एक जजमेंट आई है रहबरी तालीम की। रहबरी तालीम को कोर्ट ने बंद किया ना स्कीम को, उसकी वजह से इतना सेटबैक है इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप बताइए कितनी पोस्टें आती हैं जनरल लाइन टीचर की, जब आती हैं कितनी पोस्टें आती हैं। वो सेटबैक इसलिए है क्योंकि ऐसे ही बल्क में 12th पास स्टूडेंट को उस समय भर्ती किया गया, 12th पास को। तो अभी जैसे बल्क में इन्होंने 3000 पोस्टें निकाली हैं। अगर मैं ये नौकरी छोड़ देता उसी समय, मेरे कहीं कुलीग हैं जिन्होंने छोड़ दी हैं, लेकिन वो इस वक्त नेट भी हैं, सेट भी हैं, PhD भी कर रहे हैं। आफ्टर एट ऑल उनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी इनकम सोर्स नहीं। तो जब ये 3000 लोग डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए जो नई जॉब क्रिएशन होनी है। आप अब ये गवर्नमेंट के लिए इतना बर्डन बन गया, अब ये जो नई जॉब क्रिएशन होगी ये हमें देंगे या जो नए अभी पास आउट हो रहे हैं बच्चे उनको देंगे। तो अगर वो नए पास आउट हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, जब आप कवर कर रहे हो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरीज को कवर कर रहे हो इस पॉलिसी के तहत, तो फिर कौन सी जगह बची वो जहाँ लगेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहाँ लगेंगे। PTI की इतनी पोस्टें, कॉलेज तो इतने अवेलेबल नहीं है कि सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। ये स्कीम जो इन्होंने क्रिएट की, स्कीम इसलिए की कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो जाएगा बाबा, मेरे को लीगल एड का कौंसल दे रहे हैं, कोर्ट मेरे को लीगल एड का कौंसल दे रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं फाल कर रहा हूँ लीगल एड में। लीगल एड किस पर्सन के लिए होती, जो डिसेबल होता है, जो ST SC कैटेगरी से आता है, या जो फाइनेंशियली वीक आदमी होता है। तो जब फाइनेंशियली, इकनॉमिकली, सोशली वीक एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर एम्पावर्ड कौन से लोग हैं, आप बताइए। फिर एम्पावर्ड कौन से लोग हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में? आप डेली वेजर एम्पावर्ड हैं, जितने भी हैं। क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना चाहता कि मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर करूँ, मैं एज ए एजुकेटेड, जो मैंने स्टडी की है, मैं उन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। जो सेटबैक रहबरी तालीम की वजह से लगा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ऐसे ही सेटबैक रहबरी खेल की वजह से आने वाले समय में लग जाएगा अगर ये रहबरी खेल पॉलिसी रही। तो आप चाहते हैं कि पॉलिसी को ही ख़त्म कर दिया जाए? पॉलिसी में है क्या, मैं कह रहा हूँ कि इंटायर पॉलिसी चैलेंजेबल है, और इस पॉलिसी की वजह से 3000 फैमिलियाँ बर्बाद हो रही, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फैमिली के अंदर। जिसने नौकरी ली है कर रहा है तो भी उसका एक्सप्लॉयटेशन की एक तो स्कूल में ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, दूसरा फैमिली में हो रहा, रिश्ता नहीं दे रहा कोई। ये आप अंदाज़ा लगाइए, 3000 जो इस वक्त कमा रहा है, लेकिन वो इंगेज्ड है, सुबह से शाम उसको स्कूल जाना है, तो वो दूसरा काम भी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरा काम करेंगे, दूसरे वाले आपके जैसे ही न्यूज़ चैनल वाले स्कूल पे पहुंच जाएंगे, मास्टर ड्यूटी नहीं आया जी, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? तो आप बताइए 3000 वो ले रहा है, 3000 बच्चे को वो किस स्कूल में पढ़ाएगा? गवर्नमेंट स्कूल की फ़ी भी नहीं पे कर पाएगा। जो बच्चों वाले हैं उनके बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल, जो शादीशुदा नहीं है उनका खुद का फ्यूचर स्पॉइल। कोई लड़की नहीं देगा, बोले 3000 कमा रहा है हमारी लड़की को कैसे पालेगा? ये एक्सप्लॉयटेशन है ग्राउंड बेस पे, आप यकीन नहीं करेंगे। और ऐसा हो चुका, अभी हो रहा है, रो रहे हैं लोग सुसाइड करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, LG क्या बोलते हैं, स्टेट के कोई मिनिस्टर नहीं, कोर्ट में भी अगर आप जाते तो कोर्ट में भी जवाब देने को तैयार। वही बोल रहा हूँ मैं, स्टेट का कोई मिनिस्टर नहीं रहा, सेंटर का कोई मिनिस्टर नहीं रहा, होम मिनिस्टर तक, मैंने तो होम मिनिस्ट्री को कहीं मेलें डाली हैं इस बेस पे। एक और कंसर्न था जो आपने पहले भी हाईलाइट किया था, मैंने इसके लिए होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को मेल की है, बाय मेल की है। LG गवर्नेंस ग्रेवेंस में बोलते नहीं, डिपार्टमेंट का हम नहीं देखते, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी वहीं। अब कोर्ट में भी रिट की है, तो चलो मुझे तो जुडिशरी पे पूरा यकीन है कि मुझे रिलीफ मिल जाएगा।
लेकिन बात ये है कि रिलीफ मुझे स्टडी लीव का मिलेगा, लेकिन जो 3000 फैमिलियाँ आगे बर्बाद होने वाली हैं इस पॉलिसी की तहत, बोल रहे हैं ना आज करेंगे रेगुलाइज, कल करेंगे रेगुलाइज, करेंगे तो क्लियर क्यों नहीं बताते? अगर रेगुलाइज करेंगे भी, आप सोचिए जिस चीज़ का प्रोविज़न ही नहीं है, और आज कोर्ट में भी यही आर्ग्यूमेंट होते हैं, कंसर्न जो वकील था उनकी तरफ से वो ये कहता है कि इसके लिए प्रोविज़न नहीं है। तो जैसा आपने बोला वो प्रोविज़न बनाइए ना। अगर वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल करते, वो बोलते अगर इसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है तो इनको मिल जाती। तो अगर वो आर्ग्यूमेंट करते उनके पास मतलब डिफेंड करने के लिए कुछ होता तो वो फाइल कर देना। वो डेलिबरेटली डिले कर रहे थे और कोर्ट ने साफ लिख दिया कि ये डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं इसमें। अब फर्दर क्या होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है रिलीफ मिलेगा मुझे। बट बात ये है कि मुझे रिलीफ उस चीज़ का मिलेगा जो मैंने कोर्ट से मांगा है, स्टडी लीव का, जो कि पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी है। मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, अब स्टडी लीव मिल भी जाएगी, रीजॉइन भी हो जाऊंगा। लेकिन करूंगा क्या मैं रीजॉइन करके? फिर सैलरी तो वही लेनी है ना मैंने। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि किस तरीके से रहबरे खेल के तहत जो भी लोग लगे हैं उनके लिए परेशानी का बायस बन गया है कि वो सरकारी मुलाजिम हैं भी और सरकारी मुलाजिम नहीं भी है। वहीं जो सरकारी विभाग हैं उन्होंने तमाशा बनाकर रखा हुआ है कि कोर्ट में जब भी केसेस दायर किए जाते हैं तो जवाब जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आता। जो लॉ विभाग है उसे बहुत सतर्कता से सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से कोर्ट का भी अनादर कर रहे हैं कि जब वो केसेस को डेलिबरेटली डिले करते हैं, जैसे कि कोर्ट के आज के ऑर्डर में कहा गया है। सरकार के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ी है कोर्ट को, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा था 2 साल से, और कभी कोई एक्सक्यूज़ तो कभी कोई एक्सक्यूज़ कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन जानबूझकर मामलों को डिले करने का काम जो है वो सरकारी विभाग करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉ विभाग भी अलर्टनेस के साथ अपना काम जो है वो करें, कम से कम कोर्ट में रिस्पॉन्सेस फाइल करें, ताकि जो बड़ा नंबर उन केसेस का है जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, जो सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उन केसेस का निपटारा हो सके और लोगों को भी रिलीफ मिल सके। वो तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि रिलीफ किसके पक्ष में होगा, क्या सरकार के पक्ष में होगा या फिर पटिशनर के पक्ष में होगा, लेकिन कम से कम जो बेसिक ड्यूटी है वो तो मुकम्मल करिए ताकि लोगों को सालों साल इंतज़ार ना करना पड़े।